वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम DSSB PYQs बेस्ड शॉर्ट रिवीजन नोट्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला विषय है जन्म और प्रसव, यानी चाइल्ड बर्थ एंड डिलीवरी। नोट्स के हिसाब से इस प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण होते हैं। जी बिल्कुल, 3 स्टेजेस। तो पहला चरण है गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, जिसे सर्विकल डिलेटेशन कहते हैं। हाँ, और ये जन्म की सबसे लंबी अवस्था होती है। इसमें लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं। जी, औसतन 12 से 14 घंटे। इस दौरान जो गर्भाशय ग्रीवा है वो 0 से 10 सेंटीमीटर तक खुलती है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। हाँ, ये शरीर को डिलीवरी के लिए तैयार करने का एक नेचुरल तरीका है। ठीक है, तो दूसरा चरण है बच्चे की डिलीवरी, जिसे एक्सपल्जन कहते हैं। बिल्कुल, इस चरण में बच्चे का सिर गर्भाशय ग्रीवा से होकर बाहर आता है और बच्चे का जन्म होता है। और तीसरा चरण है प्लेसेंटा का, जिसे आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। हाँ, बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा बाहर निकलता है और ये सबसे छोटी अवधि का चरण है। कितना समय लगता है इसमें? मुश्किल से 5 से 10 मिनट। अच्छा, और यहाँ एक और महत्वपूर्ण टर्म है जन्म आघात, यानी बर्थ ट्रॉमा। जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है वो चोट जो बच्चे को जन्म के समय लगती है। बिल्कुल, डिलीवरी के दौरान, न कि जन्म के 2 दिन या 15 दिन बाद। ये बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अब बच्चा दुनिया में आ गया है। अब हम अगले विषय पर चलते हैं, शैशवावस्था, इन्फेंसी। इसमें मूल्यांकन और उत्तेजना की बात की गई है। हाँ, तो हम ये कैसे पता करें कि शिशु का विकास सही से हो रहा है या नहीं? इसके लिए नोट्स में एक तरीके का जिक्र है, बेली स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट। जी, ये एक स्टैंडर्ड स्केल है। इससे शिशु के विकास को मापा जाता है। ये किन-किन क्षेत्रों को मापता है? ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को देखता है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, जी, गत्यात्मक यानी मोटर और सामाजिक भावनात्मक, सोशल इमोशनल। जी। नोट्स में कुछ विकास के माइलस्टोन्स भी दिए हैं। हाँ, जैसे कि 3 महीने में शिशु पीठ से करवट लेना सीखता है। और 9 महीने में? 9 महीने में वो खुद को खड़े होने की स्थिति में उठाना सीख लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तेजना की अवस्थाओं की, स्टेट्स ऑफ अराउजल। हाँ, इसमें पहली है अनियमित नींद, इरेगुलर स्लीप। इसमें मांसपेशियां मरोड़ती हैं, मतलब मसल्स ट्विच। जी, लेकिन कोई बड़ा शारीरिक मूवमेंट नहीं होता, बस हल्की फुल्की मरोड़ होती है। और दूसरी अवस्था है चेतावनी निष्क्रियता, अलर्ट इनएक्टिविटी। ये बहुत ही दिलचस्प अवस्था है। इसमें शिशु शांत रहता है लेकिन एक्टिव भी। मतलब वो शांत गति करता है, चारों ओर देखता है, अपने हाथ पैर हिलाता है, एक तरह से दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे विषय पर, जो है भावनात्मक बंधन या इमोशनल बॉन्डिंग। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसमें लगाव यानी अटैचमेंट की बात की गई है। हाँ, जब एक शिशु और उसकी देखभाल करने वाले मतलब केयर गिवर के बीच एक मजबूत भावनात्मक संबंध बनता है तो उसे लगाव कहते हैं। और ये एक पारस्परिक और स्थायी संबंध होता है। बिल्कुल, और इसका नतीजा होता है भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सिक्योरिटी। और इस प्रक्रिया को कहते हैं आपसी विनियमन, म्यूचुअल रेगुलेशन। जी, ये एक 2 वे प्रोसेस है, जिसमें बच्चा और देखभाल करने वाला दोनों एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताते हैं। हाँ, बिना शब्दों के। ये सामाजिक संपर्क के जो मानसिक पैटर्न्स होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम संज्ञानात्मक विकास पर आते हैं और यहाँ पियाजे की बात हो रही है। जी, पियाजे का काम इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अनुकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमिटेशन बताए गए हैं। हाँ, 2 तरह के। पहला है अदृश्य प्रतिरूपता, यानी इनविजिबल इमिटेशन। इसका मतलब है शरीर के उन हिस्सों की नकल करना जिन्हें बच्चा खुद देख नहीं सकता। जैसे मुंह से कोई हाव भाव बनाना। मान लीजिए आपने जीभ निकाली और बच्चे ने भी निकाली, वो अपनी जीभ नहीं देख सकता, फिर भी नकल कर रहा है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है दृश्यमान प्रतिरूपता, विजिबल इमिटेशन। ये थोड़ा आसान है। इसमें उन हिस्सों का अनुकरण होता है जिन्हें बच्चा देख सकता है। बिल्कुल, जैसे हाथ और पैर हिलाना। उसने आपको हाथ हिलाते देखा और उसने भी हिलाया। समझ गई। अगला विषय है प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, और इसमें सोच और मन की बात है। जी, इसमें प्री ऑपरेशनल थॉट का जिक्र है।
और इसकी मुख्य विशेषता है प्रतीकात्मक कार्य, सिंबॉलिक फंक्शन। हाँ, इसका मतलब है उन चीजों के लिए मानसिक अभ्यावेदन, मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करना जो फिजिकली मौजूद नहीं है। अच्छा, जैसे एक बच्चा बिना खिलौना सामने हुए भी उसके बारे में सोच सकता है। बिल्कुल सही, यही प्रतीकात्मक कार्य है। और इसी से जुड़ा है थियरी ऑफ माइंड। जी, थियरी ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी विकास है। इसका मतलब है ये समझना कि दूसरों की भी अपनी सोच, विश्वास और भावनाएं होती हैं। हाँ, और वो हमसे अलग हो सकती हैं। इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इसमें कई चीजें हैं, जैसे मस्तिष्क की परिपक्वता, ब्रेन मैच्योरेशन, संज्ञानात्मक सुधार भी। बिल्कुल, कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट्स, और साथ ही वंशानुगत और पर्यावरण, मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों का असर होता है। चलिए अब शारीरिक विकास पर आते हैं। इसमें बदलावों की बात की गई है। हाँ, शरीर के आकार में जो बदलाव होते हैं। नोट्स में लिखा है कि 3 साल की उम्र में बच्चे का शरीर गोल मटोल होता है, पेट बाहर निकला होता है, पॉट बेली। जी, ये एक टिपिकल टॉडलर का लुक है। लेकिन 6 साल की उम्र में पेट की मांसपेशियां कस जाती हैं और शरीर पतला और एथलेटिक हो जाता है। और गत्यात्मक कौशल, मोटर स्किल्स में भी विकास होता है 6 साल की उम्र में। हाँ, एक बहुत ही स्पेसिफिक कौशल विकसित होता है जिसे इंटरसेप्टिंग पाथवेज कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बच्चे ये अनुमान लगा सकते हैं कि दूर से आती हुई एक छोटी गेंद कहाँ गिरेगी। अच्छा, मतलब वो बॉल को कैच करने के लिए उसके रास्ते को जज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मृति रणनीतियों की, मेमोरी स्ट्रैटेजीज। इसमें बताया गया है कि उम्र के साथ ये रणनीतियां कैसे विकसित होती हैं। 5 से 6 साल की उम्र में बच्चे बाहरी मेमोरी एड्स का उपयोग कर सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी एड्स। हाँ, जैसे कोई सूची देखना या किसी से याद दिलाना। लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चे स्वाभाविक रूप से समूहन या दोहराव जैसी रणनीतियों का उपयोग नहीं करते। मतलब ग्रुपिंग या रिहर्सल वो अपने आप से नहीं करेंगे, उन्हें सिखाना पड़ता है। और मध्य बचपन में, मिडिल चाइल्डहुड में, इस अवस्था में सचेत दोहराव, मतलब कॉन्शियस रेपिटेशन, और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार विषय पर, खेल और मित्रता, प्ले एंड फ्रेंडशिप। इसमें खेल के एक खास प्रकार, रफ एंड टम्बल प्ले का जिक्र है। रफ एंड टम्बल प्ले, इसमें कुश्ती, मारना और पीछा करना जैसी शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। हाँ, और ये सिद्धांत कार्ल ग्रूस ने दिया था। ये आक्रामकता नहीं है, ये खेल है। और मित्रता के क्या लाभ है? इसके कई सकारात्मक लाभ हैं, जैसे स्कूल में आनंद आना, साथियों का अच्छा प्रभाव पड़ना और आत्मसत्यापन, सेल्फ वैलिडेशन। जी, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं। जैसे साथियों का नकारात्मक प्रभाव। बिल्कुल, जैसे कि पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस सीखना, ये भी साथियों से आ सकता है। अगला विषय है पहचान और लिंग, आइडेंटिटी एंड जेंडर। इसमें कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं। पहली है स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये उन विशेषताओं का समूह है जिनका उपयोग व्यक्ति खुद का वर्णन करने के लिए करता है, मतलब मैं कौन हूं का जवाब। और दूसरी है लिंग स्थिरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझ है। ये जागरूकता कि किसी व्यक्ति का लिंग उसके बाल या कपड़े बदलने के बावजूद समान रहता है। अच्छा, और फिर है जेंडर स्कीमा थ्योरी। जी, इसके अनुसार बच्चे समाज के लिंग मानदंडों के अनुसार अपने व्यवहार को एडजस्ट करते हैं। वो एक तरह से सीखते हैं कि लड़कों को ऐसा करना चाहिए और लड़कियों को वैसा। बिल्कुल, और वो एक स्कीमा, एक मेंटल फ्रेमवर्क बना लेते हैं। इस थ्योरी से जुड़े कुछ सिद्धांतकारों के नाम भी दिए हैं। हाँ, जैसे कैरल ग्लिन, हेल्वर्सन, सैंड्रा बेम और मार्टिन। और इसमें खास तौर पर लिखा है कि सिगमंड फ्रॉइड इस सूची में नहीं है। जी, ये कॉमन कंफ्यूजन है, इसलिए इसे क्लियर किया गया है। और अब हम अपने आखिरी विषय पर पहुंच गए हैं, बुद्धि और किशोरावस्था, इंटेलिजेंस एंड एडोलेसेंस। इसमें बुद्धि को मापने के साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण की बात है, साइकोमेट्रिक अप्रोच। ये क्या है? यह संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर, मतलब क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस को मापता है। इसका लक्ष्य भविष्य की क्षमताओं का अनुमान लगाना है। हाँ, जैसे नंबर सीरीज या तर्क शक्ति को टेस्ट करके। आईक्यू टेस्ट इसी दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। और किशोरावस्था में एक बहुत बड़ा शारीरिक बदलाव होता है, प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट। जी, यौवन विकास की तेजी। और ये लगभग 4 साल तक चलता है। हाँ, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक और व्यवहारिक दोनों तरह के परिवर्तन शामिल होते हैं। परिपक्वता, मैच्योरेशन का अर्थ शारीरिक विकास है। बिल्कुल, और ये लड़कों और लड़कियों दोनों में होता है, बस अलग अलग समय पर। ये था PYQs नोट्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।